हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो एक सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट में ये होती है कि सर हिंदी में हम लोगों का सारा पार्ट कवर हो जाता है, बट हम लोग जो है रचनाएं नहीं याद कर पाते हैं, या हम लोग जब बुक खोलते हैं तो बुक में इतनी रचनाएं, हजारों रचनाएं हैं, तो क्या हमें हजारों रचनाएं याद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं याद करनी चाहिए। तो आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं और जो रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर सभी लोग जुड़ चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सीपीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट की बीएड परीक्षा या किसी भी स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पर हिंदी आती है तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल जो जो चीजें मैं बताऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और अपनी कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएट आते हैं या कवि आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाम पर अगर हम बताएं तो इनकी जो यहाँ पर जो सबसे इसमें देख रहे होगे ना, बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसमें से जो ये मोटे मोटे हेडिंग में लिखे हैं यही आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मुख्य जो रचनाएं हैं उसमें आपको भारत दुर्दशा याद रख लेनी है, अंधेर नगरी, नील देवी, और नीचे आपको आ जाना है विद्या सुंदर। ठीक है, ये चार रचनाएं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की याद करनी है, जो बार बार रिपीट होते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और विद्या सुंदर, ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में अगले जो आ जाते हैं कवि, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र जी। इनमें आपको जो है दो केवल याद रखनी है, हठी हमीर, मन की लहर। ठीक है, बाकी आप सरसरी निगाहों से देखे रहे ना कौन किसकी रचना है, बाकी आपको जो मेन है वो मोटी हेडिंग में लिखी हुई है, आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सारा आप याद नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि कम से कम 1500 से 2000 जो है कवि हुए हैं अभी तक, और सभी की बहुत सी रचनाएं, इतना याद नहीं हो पाएगा। तो हठी हमीर, मन की लहर, ये दो आपको प्रताप नारायण मिश्र जी की याद रख लेनी है। उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, इनके आपको दो रचनाएं याद रखनी है, एक भारत भाग्योदय और वर्षा बिंदु। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना जो है लिखते चलिए। अभी पीटी में भी जो है अभी कम से कम 25-30 दिन का समय बचा है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो मात्र 10 दिन का समय बचा है, तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। उसके बाद ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जी, राधा कृष्ण दास की अगर हम बात करें तो भारत 12 मासा, आप इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। पिछले साल जो है जो एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें आया था क्वेश्चन कि भारत 12 मासा किसकी जो है रचना है, तो वो आपकी हो जाएगी राधा कृष्ण दास की। बिल्कुल, और ये सब बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वही हम बताएंगे। बिल्कुल, और एक आपको लाइन इंपॉर्टेंट याद रख लेनी है कि जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर उसका नाम पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा आपको। बिल्कुल, और द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको अगला याद रख लेना है, चलिए ये बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है कवियों के जो रचना है उनको याद रख लेना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रचना है वो है काव्य मंजूषा। इनको आपको याद करना है, काव्य मंजूषा काफी बार एग्जाम में आया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वैदेही वनवास। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें प्रिय प्रवास याद रख लेना है, वैदेही वनवास याद रख लेना है, परिजात याद कर लेना है। ठीक है, हालांकि इसमें से इंपॉर्टेंट तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ही है, लेकिन आप जो है चोखे चौपदे और परिजात भी आप दो इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढ कर मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। यहां से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हरिओद जी को साहित्य जगत में कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न कवि में से किसको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो हरिओद जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त पर। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी जो रचना है, प्रथम काव्य रचना, वो रंग में भंग थी। साकेत याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा, इतनी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कवि हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो कितने याद रखने हैं, रंग में भंग, साकेत, जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा, इतनी चीजें आपको मैथिली शरण गुप्त जी की याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, तो ये सब बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इनका गया प्रसाद स्नेही जी का आपको याद रख लेना है। गया प्रसाद स्नेही में प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय वीणा, इतनी चीजें आपको गया प्रसाद स्नेही जी की याद रख लेनी है। बिल्कुल, और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, राम नरेश त्रिपाठी जी की अगर आप चाहो तो पथिक याद कर सकते हो। बिल्कुल,
उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की बात करें, बिल्कुल ज़्यादा रचनाएं नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उतना याद करो, सब कुछ कवर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग को भी, जो आपका शुक्ल युग है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही पड़ा है। बिल्कुल, और बिल्कुल चलिए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम ये देखिए, ये कहा गया कि जो आपके शुक्ल युग हैं इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छाया युद्धवादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और ये चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जयशंकर प्रसाद, एक सेकेंड, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, बिल्कुल हम जानते हैं आपको थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता, आप सभी लोगों को क्वेश्चंस करने में मजा आता है कि हाँ सर बस 100 क्वेश्चन धनाधन करा दीजिए, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरा काम है आपको सरकारी सीट दिलाना, और मैं उसके लिए जितना मेहनत हो सके करूंगा, बस आपको भी करना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर, ये भी याद रखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को कलाधर के नाम से जाना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को ब्रिज भाषा में कलाधर उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम इन लोगों के कुछ रचनाएं जानते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो इनकी हैं। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप देख लीजिए। कामायनी इनकी इंपॉर्टेंट है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी, ठीक है, कानून कुसुम, इतनी चीजें आपको याद रखनी है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी और कानन कुसुम, इतनी चीजें आपको जयशंकर प्रसाद जी की याद रख लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, यहां पर आप देख लीजिए। बिल्कुल, तो यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे कि उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और एक उर्वशी जो है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर दोनों आ गए हों तो ऐसी स्थिति में आप रामधारी सिंह दिनकर का ही उत्तर सही लगाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कंफ्यूजन जो है दूर कर दी गई है कि उर्वशी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है और साथ ही रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर ही लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं, बिल्कुल, यहां पर एक पॉइंट और आप नोट करिएगा, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है और झरना को छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम रचना है वो कामायनी है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। बिल्कुल, उसके बाद अगली जो हम लोग की आ जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाओं में से अगर हम बात करें तो कुकुरमुत्ता इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और एक रचना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुलसीदास बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट में सिर्फ आपके कुकुरमुत्ता और तुलसीदास ही हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो अनामिका और परिमल भी आप याद कर सकते हो। तुलसीदास यूपी टेट 2018 में पूछा गया था किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और कुकुरमुत्ता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कुछ अब आ जाते हैं अगले यानी महादेवी वर्मा जी पर। तो महादेवी वर्मा की यामा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रश्मि, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, ये आपको इंपॉर्टेंट है। यहां पर यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, अतीत और अतीत के चलचित्र, निहार, नीरजा, रश्मि और यामा, ये आपको 5 चीजें बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से याद करनी है। यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र। बिल्कुल, फिर यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि रश्मि, नीरजा, सांदगीत और निहार के सभी गीतों संग्रह यामा में प्राप्त होता है। बिल्कुल, जो रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत है और निहार के सभी गीतों का जो संग्रह है वो यामा में प्राप्त होती है। इनकी जो मुख्य पुस्तक है वो यामा ही है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद अगले जो कवि आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी आ जाते हैं। इसमें आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर याद तो आप कर लो जितना ज्यादा उतना ही सही है, लेकिन चिदम्बरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काला और बूढ़ा चांद सबसे, काला और बूढ़ा चांद, हालांकि ये काला होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा है, काला और बूढ़ा चांद है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत जी की ये 2 रचनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए, बिल्कुल, बाकी उदय शंकर भट्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की तो आपको पता है कि मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका और 2 चट्टानें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका और 2 चट्टानें, सिर्फ आपको इनकी 4 रचनाएं याद रखनी है। ये 4 रचनाएं, मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका और 2 चट्टानें। बिल्कुल, नरेंद्र शर्मा इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी का आप याद कर सकते हो, वो है हिमतरंगिनी, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, हिमतरंगिनी, इनसे याद रख लेना है। बिल्कुल,
हाँ, बालकृष्ण शर्मा की आपको एक कविता जो है बिल्कुल याद रखनी, दो कविता याद रखनी है, उर्मिला और रश्मि रेखा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और कहीं पर नोट करते हुए चलिए। बिल्कुल। उसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, वीरों का कैसा हो बसंत। सिर्फ एक रचना इनकी आपको याद रख लेनी है। देखो इंपॉर्टेंट लगभग सारी होती हैं, लेकिन हमें वो पढ़ना है क्योंकि समय कम है, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप तैयारी कर रहे हो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो इतनी कविताएं जो मैं आपको, रचनाएं जो मैं बता रहा हूँ, यही रचनाएं बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। क्लियर है? तो इनको आपको याद रख लेना है। उसके बाद में यही चीज जो हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखा है, उर्वशी। तो उर्वशी अभी अभी हमने कहा था जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है, लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों आ जाएंगे तो हम रामधारी सिंह दिनकर को लगाएंगे। इनकी उर्वशी भी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी भी और रसवंती भी। बिल्कुल। तो इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और रसवंती, ये चार रचनाएं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की याद कर लेनी। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। हमें पता है कि आप लोग बोर जरूर हो रहे होंगे इसमें, क्योंकि अब क्वेश्चन होता तो आप लोग टाइप वगैरह क्वेश्चन करते तो आप लोगों को मजा आता, लेकिन अब इसमें भाई टाइप तो करना नहीं हम लोगों को कुछ भी। चलिए टेंशन न लीजिए, इसके लिए मैं कल एमसीक्यू भी करवाऊंगा, एमसीक्यू भी कल होगी इसकी। चलिए अब जो यहाँ पर ये तीन रचनाकार हैं, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेमचंद जी की अगर हम बात करें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंगलसूत्र जो है किसका अधूरा उपन्यास है, या प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, इतनी आपको याद रख लेना है। धर्मवीर भारती का जो दो है, सिर्फ दो ही आपको याद रखना है, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, ये दो ही रचनाएं इनकी, और दो रचनाएं आपको इनकी याद कर लेनी है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, हो गई रचनाएं कंप्लीट हो गई। अब आपको पूछा जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी को किसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महादेवी वर्मा जी को किसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इस टाइप के क्वेश्चन पूछाता है। तो सबसे पहले मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में आपको 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बिल्कुल, यहां पर और इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर यह याद रखना कि कितने लोगों को यहां पर दिया जा चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, तो यहां पर आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, इतनी आपको याद रखनी है, इतने लोगों को। सबसे पहले जो दिया गया था वो दिया गया है चिदम्बरा के लिए, ठीक है। चिदम्बरा के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। सीधा क्वेश्चन आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो चिदम्बरा हो जाएगा। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान को कितनी नावों में कितनी बार के लिए गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने ये चारों लिखवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ईयर भी याद रखिएगा, 1968, 1972, 1978 और 1982। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना याद रख लेना आप लोगों को। चलिए, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, बस अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इनको हम लोग कर लेते हैं और जैसा भी होगा आपको। हालांकि कल जो है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज्यादा हम करवाने वाले हैं, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा कल क्वेश्चन होगा इसमें, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, सभी लोग इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देना शुरू कर दीजिए सभी लोग। शाबाश, बहुत बढ़िया। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कल करेंगे हम लोग क्वेश्चन इस पर। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया। सोना जल्दी से आंसर दीजिए, पेपर में ज्यादा समय बचा नहीं है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिम तरंगिनी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो हिम तरंगिनी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और यूपीपी में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बताइए।
चलिए, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए सभी लोग। बिल्कुल, तो तीसरे का बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड। बिल्कुल, तीसरे का वी हो जाएगा विश्रामपुर का संत। क्लियर है? श्रीलाल शुक्ल को व्यास जो पुरस्कार मिला था वो विश्रामपुर के संत के लिए मिला था। महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, यामा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, बाकी आपको कल करवाया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास बहुत छोटी है तो घबराना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर सारी रचनाएं जो हमने आपको बताई है इंपॉर्टेंट वाली वो लिख लीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके, चाहे पेट का एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो, 5 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो आप इनको जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी में, और अभी समय है, आप इनको याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।